Hello everyone, welcome to my channel and today we learn about the Constitution of India class 8. Student, first of all we have need to know about what is Constitution. Constitution is the set of rules and regulations which help in the smooth functioning of the state, and constitution is the fundamental living documents according to which a country is governed. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हिंदी टर्म्स में से कहा जाता है संविधान। तो संविधान जो है वह कानूनों का संग्रह है और इन्हीं कानूनों के द्वारा कंट्री गवर्न होती है। डिफरेंट गवर्नमेंट्स के द्वारा जो गवर्नमेंट्स होते हैं इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा कंट्री को रूल करते हैं। अब ये तो हम समझ गए कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान होता क्या है। तो संविधान हम लोगों ने पढ़ा कि संविधान कानूनों का संग्रह है जिसके अनुसार सरकारें शासन संचालन करती है। तो संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन यह दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रिटेन और दूसरा होता है अनरिटेन। कई सारे देशों में रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहीं कुछ देशों में अनरिटेन है। हमारा भारत जहां हम लोग रहते हैं, जो हमारा मदरलैंड है, हमारे देश का रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। वहीं कुछ देश जैसे कि हम कह सकते हैं ब्रिटेन का एग्जांपल दे सकते हैं, वहाँ पे रिटेन नहीं है। रिटेन यानी कि लिखित और अनरिटेन यानी कि अलिखित। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आगे जानने से पहले हमें जानने की ज़रूरत है लॉ। क्वेश्चन है व्हाट आर लॉज, कानून क्या है। तो इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस according to which a country is governed and are widely recognized by society। कानून क्या है? तो कानून जो है ना सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशंस है, रूल एंड रेगुलेशंस है जिसके अनुसार कंट्री के जो गवर्नमेंट होता है ना वो गवर्निंग सिस्टम को चलाता है और वह सोसाइटी द्वारा जो है रिकॉग्नाइज होता है यानी कि मान्यता प्राप्त होता है। जिस कानून को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करता है ना वो कानून नहीं हो पाता है, नहीं बन पाता है। अब आगे क्वेश्चन उठता है कि कानून तो ठीक है भाई कि ये सेट ऑफ रूल्स है और रेगुलेशंस है जो हमें मदद करती है, हमारे गवर्नमेंट को मदद करती है गवर्नमेंट चलाने में, बट हमें नीड क्या है, आखिर हमें ज़रूरत क्या है कानून का। क्योंकि आप सब देखते हैं बच्चों कि कानून से बहुत सारे परेशानी होता है। जैसे कि स्कूल में भी बहुत सारे डिसिप्लिन बताए जाते हैं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे चलना है, आपको इस तरीके से ड्रेसिंग सेंस रखना है। तो कानून कभी कभी लगता है ना कि बहुत बेकार सा चीज़ है, हमारे इंडिपेंडेंस को, हमारे आज़ादी को छीनता है। हमारी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी, हम जैसे मन वैसे चले, आखिर इसकी ज़रूरत क्या है। तो ऐसा नहीं है, इट्स वेरी नेसेसरी बिकॉज इट हेल्प्स टू रेगुलेट द सिविक लाइफ ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के जो सिविक लाइफ है इसे रेगुलेट करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। उसके अलावा फॉर गुड गवर्नेंस अगर लॉ नहीं होगा तो हर जगह जिसको मन जो आए वो करेगा। अब इमेजिन करो कि तुम क्लास 8 में हो और तुम्हारे क्लास में कोई 1 वाला आकर के नहीं नहीं मैं भी इसी क्लास में बैठ कर पढ़ूंगा, 10 वाला भी आकर बोल दे यार हटो मैं भी बैठ कर यहीं पढ़ूंगा। तो ऐसे में बहुत सारी समस्या हो सकती है, जो गुड क्लासेज होगा वो प्रॉपर रन नहीं कर पाएगा। वैसे कंट्री में भी लॉ की ज़रूरत है गुड गवर्नेंस के लिए। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कंट्री में अगर लॉ नहीं होगा तो लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो जाएगी, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ जाएगी। टू कर्ब द सोशल एविल्स, समाज में कई सारी बुराइयाँ थी हमारे सोसाइटी में और अभी भी है, तो उन सोशल एविल्स को दूर करने के लिए हमें कानून की ज़रूरत है। सोशल एविल लाइक डैट जो कि हमारे मेडाइवल पीरियड में कह सकते हैं कि था, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह यानी कि चाइल्ड मैरिज, फीमेल इन्फॉन्टिसाइड और ऐसे बहुत सारे, जैसे कि कास्ट सिस्टम, ये सब जो था ना सोशल एविल्स था। तो इसे रिमूव करने में लॉ बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई और प्रेजेंट में भी जो भी बहुत सारी समस्याएं हमारे सोसाइटी में उसे ख़त्म करने में यह लॉ इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। अब लॉ आर नेसेसरी फॉर द स्मूथ वॉकिंग ऑफ द कम्युनिटी। तो लॉ जो है नेसेसरी है स्मूथ जो वर्किंग कम्युनिटीज़ है उनके लिए भी। अब हमारा संविधान जो बना जिनमें ये सभी लॉ थे वो कैसे बना, किस प्रकार बना, वो हम देखते हैं।
तो संविधान बनने से पहले हमें जानने की जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है ये क्या है, तो ये असेंबली यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज गिवन इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ही जो ये इंपॉर्टेंट वर्क दिया गया कि आप भारत के संविधान को बनाइए। ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं जब यह बना था उस समय 389 मेंबर्स थे, लेकिन बाद में जब पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ, इंडिया और पाकिस्तान के रूप में दो देश बने, तो उसके बाद जो है 308 मेंबर्स बचे। फर्स्ट सिटिंग जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का हुआ था, फर्स्ट सिटिंग यानी कि फर्स्ट मीटिंग कह सकते हैं, बैठक कह सकते हैं, तो फर्स्ट सिटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। फर्स्ट सिटिंग हुई थी किसका, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। फिर से एक बार आप रिव्यू करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है क्या, तो द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज गिवन द इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यही वो असेंबली है जिसे एक इम्पॉर्टेंट टास्क दिया गया। कौन सा टास्क, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रिपेयर करने का। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसे ड्राफ्ट करने का वर्क जो है दिया गया ड्राफ्टिंग कमेटी को। और ड्राफ्टिंग कमेटी जो है, इसे जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया, इसका फर्स्ट ड्राफ्ट पब्लिश हुआ था 20 फरवरी 1948 को। और इसे ड्राफ्ट करने में टाइम लगा था 2 ईयर्स 11 मंथ और 18 डेज़ का। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, B.R. अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर। इसमें कुछ मेंबर्स भी थे जो B.R. अंबेडकर को सपोर्ट कर रहे थे, जैसे कि N. गोपाला स्वामी अयंगर, कृष्णामा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला एंड K.M. मुंशी। These are the members who support the B.R. Ambedkar for the drafting the Indian Constitution। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रियम्बल्स का, हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना। तो ये क्या है, द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नोन एज द प्रियम्बल। जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन उसे प्रियम्बल कहा जाता है। तो ये प्रियम्बल की क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसे आप ये भी कह सकते हैं कि इट्स एन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से की फीचर्स है, इनकी विशेषताएं क्या क्या है। तो आपको जानकर ये बहुत हैरानी होगी कि हमारा जो संविधान है वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इसमें 395 आर्टिकल्स है, 8 शेड्यूल्स है एंड 22 पार्ट में से डिवाइड किया गया है। इतनी बड़ा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड के किसी भी देशों में नहीं है। उसके अलावा सेकेंड इसका फीचर है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं है। हमारे जो डेमोक्रेटिक कंट्री है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है, सुप्रीम है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो थर्ड है फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म होता क्या है, तो फेडरलिज्म में क्या होता है ना कि जो फेडरल स्टेट होते हैं वहाँ पे पावर को डिवाइड कर दिया जाता है, शक्तियों को बांट दिया जाता है बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस यूनिट्स। यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार में शक्तियों को बांटा जाता है। उसके अलावा जो वेरियस यूनिट्स हो गए, जैसे कि जो ऑर्गन्स हो गए, जैसे कि लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनमें भी पावर को शेयर कर दिया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। देन जो फीचर्स है वे है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, 2 हाउसेज है, लोकसभा एंड राज्यसभा। ऑलरेडी आपको बताया कि सेपरेशन ऑफ पावर होता है किसमें, तो लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी में। लेजिस्लेचर का मेन वर्क है कानून बनाना, यानी कि लॉ मेकिंग बड़ी है। एक्सिक्यूटिव का काम है कानून के इम्प्लीमेंट करना एंड जुडिशरी का काम है पनिश दोज पीपल हु ब्रेक द लॉ। और आप कह सकते हैं कि सबसे जो मज़ेदार फीचर्स है, सबसे इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं, वो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी। किसी भी डेमोक्रेटिक में इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमारे यहाँ जो है जुडिशरी वो पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट है। अब जो इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट स्पेशली सिटीजन्स के लिए है वे है फंडामेंटल राइट्स, जो लिया गया है यूएस बिल ऑफ राइट्स से, अमेरिका के संविधान कह सकते हैं कि वहाँ से लिया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को दिया गया था। ऐसे तो 7 था, उसमें से राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, right to constitutional remedies. These are the 6 fundamental rights given by the
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस चैप्टर में हमें एक टर्म पढ़ना है सेकुलरिज्म का। जैसे कि प्रीएम्बल आप पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा कि इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो ये धर्मनिरपेक्षतावाद क्या है? तो आर्टिकल 25 से 28 जो है वो देता है सिटीजन्स को राइट, गिव राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार हमें या कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल्स 25 टू 28 प्रोवाइड कर। अब जब सेकुलर स्टेट है इंडिया, तो इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है? तो इसमें क्या है ना, सुप्रीमेशन ऑफ द रिलीजन्स फ्रॉम द स्टेट। जो सेपरेशन है, फिर से ध्यान देंगे, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। राज्य से जो है रिलीजन यानी कि धर्म को अलग कर दिया गया है। हमारे देश में देश का अपना कोई धर्म नहीं है। नो एनी रिलीजियस कम्युनिटी डोमिनेट द अदर। कोई भी जो है रिलीजियस कम्युनिटी किसी दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी को दबा नहीं सकता है, डोमिनेट नहीं कर सकता है कि हम सुप्रीम हैं। द स्टेट विल नॉट इन्फोर्स एनी रिलीजन एज इट्स ऑन। हमारा सरकार, हमारा राज्य जो है हमें फोर्स नहीं कर सकता है कि आपको ये रिलीजन ही चूज करना है। जैसे पाकिस्तान में जाओगे तो वहाँ फोर्स करती है गवर्नमेंट, क्योंकि पाकिस्तान सेकुलर स्टेट नहीं है, वहाँ पे जो है इस्लामिक स्टेट है। तो वहाँ पे आपको फोर्स किया जाएगा कि आप इस धर्म को मानो और नहीं तो देश छोड़कर जाओ। हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारी मर्जी, हम जो धर्म चाहें वो अपना सकते हैं। देन फंडामेंटल ड्यूटीज़, हम जैसे कि आपको पता है हमारा संविधान ने 6 राइट्स दिया है। तो अगर कुछ राइट्स हम ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो हमारा कुछ कर्तव्य भी बनता है कि हम अपने देश के लिए कुछ वर्क करें। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मतलब होता है मौलिक कर्तव्य, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 51A में है, पार्ट 4A में है, जो यूएसएसआर यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस से लिया गया है। ये क्या कहता है? इट इनकॉर्पोरेटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976 थ्रू द 42nd अमेंडमेंट। ये फंडामेंटल ड्यूटी जब संविधान बना था ना, उस समय नहीं था, लेकिन लगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को, बाद में जो हमारे लीडर्स हैं उन्हें, कि नहीं कुछ कर्तव्य होना चाहिए एज अ सिटीजन। तो इसके लिए जो है यूएसएसआर के संविधान से, जो कि अभी रूस कहा जाता है, सोवियत रूस के संविधान से जो है 1976 में इसे अपनाया गया। उसके लिए 42nd अमेंडमेंट किया गया संविधान में। संविधान के संशोधन के द्वारा, 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अपनाया गया हमारे संविधान में। अब लास्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यह जो है अडॉप्ट हुआ आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और ये देता है, स्टेट्स को गाइडलाइन देता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से वर्क करना है। तो ये जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर 1, आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो क्लास है, आपको बहुत पसंद आएगा, एंड होप ये आपके नॉलेज को इन्हेंस करेगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। और दूसरे सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि नेक्स्ट पार्ट के लिए, नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू।